हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो लेट्स सी व्हाट्स गिवन इन द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि दो पार्ट्स हैं। इन द फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी सबशेल्स आर एसोसिएटेड विद n इक्वल टू 4। n इक्वल टू 4 यानी कि जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसके साथ में कितने नंबर ऑफ सबशेल्स की बात हो रही है। इसका मतलब कि यह बात हो रही है एजाइमुथल क्वांटम नंबर की, जिसको आप l से रिप्रेजेंट करते हो। तो कितने तरह के l यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। And how many electrons will be present in the subshells having the spin quantum number value जो कि -1/2 है, और for n equal to 4। ठीक है, तो अगेन ये इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जहाँ पे हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम बेसिकली डिस्कस किया था। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये आपके कुछ एनर्जी लेवल्स हैं। एक सेकेंड, ओके। तो ये कुछ आपके एनर्जी लेवल्स हैं, जैसे कि 1 2 3 4 इनको नाम दे देते हैं। तो इनके अंदर अगर फर्स्ट शेल की बात करें तो यहाँ पे एस, यहाँ पे एसपी, यहाँ पे एसपीडी और यहाँ पे एसपीडीएफ, ये सभी सबशेल्स प्रेजेंट होंगे। तो पहले तो बात की हमने एन की, फिर बात की हमने एल की। और जो एस ऑर्बिटल होता है, एस सबशेल होता है, उसके अंदर बेसिकली कितने, एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आप जानते हो। तो यहाँ पे मैंने एक ऑर्बिटल बना दिया एस के लिए। इसी तरह से यहाँ पे एस के लिए तो एक ऑर्बिटल होगा, और पी के लिए कितने होंगे, 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे n इक्वल टू 4 की बात हो रही है, तो हमें सारे ही ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो 3 के अंदर आप क्या देख सकते हो, एस के लिए एक ऑर्बिटल, पी के लिए 3 ऑर्बिटल, और डी के लिए आप देखते हो 5 ऑर्बिटल्स। बट n इक्वल टू 4 की बात हो रही है, तो अभी हम सबको ड्रॉ करते हैं। तो s के लिए आप देख रहे हो कि एक ऑर्बिटल है, p के लिए कितने हो गए, 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल, d के लिए आप देखते हो 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल, और f के लिए आप सभी जानते हो 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो रही है फोर्थ एनर्जी लेवल की बात। हमसे भी क्वेश्चन में n इक्वल टू 4 के लिए पूछा है। तो यहाँ पे कितने सबशेल्स होते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया, सबशेल कितने होते हैं, 4 होते हैं। और वो 4 सबशेल हैं कौन, एस पी डी एफ। और अगर इनसे कोई पूछे कि L की वैल्यूज इनके लिए क्या है, तो S के लिए 0 होती है, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। ठीक है, तो ये हो गए कुछ आपके एनर्जी लेवल्स। आई गेस कि आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल प्रेजेंट इन द सबशेल हैविंग एमएस वैल्यू -1/2, यानी कि अगर हम सभी टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे भर दें, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इस शेल के अंदर ऐसे होंगे जिनकी की -1/2 यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करेंगे। तो एक ऑर्बिटल अगर हम किसी की भी बात करें, तो उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कुछ इस तरह से, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो करेगा। तो जनरली बाय कन्वेंशन हम क्या करते हैं ना, कि जो क्लॉकवाइज रोटेशन है उसको +1/2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको -1/2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है -1/2, तो कहने का मतलब ये है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और 2 के आधे ऐसे होंगे जो कि -1/2 शो करेंगे। ठीक है, तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि जो n इक्वल टू 4 है उसके अंदर टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो मैं अगर उसका आधा कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन जो कि -1/2 या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो करेंगे। अब देखो, वैसे तो फॉर्मूला भी है, बट हम लोग लॉजिकली पहले चलते हैं, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला से बता दूंगी। देखो, अगर हम फर्स्ट शेल की बात करें जो कि आपका एस का ऑर्बिटल है, इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी के अंदर अगर हम बात करें तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, देखो 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो 3 इंटू 2 यानी कि मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। डी की बात करें तो 5 इंटू 2 यानी कि 10 इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, और एफ की बात करें तो 7 इंटू 2 यानी कि 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो आप डायरेक्ट क्या करते जाओ, एस जो ऑर्बिटल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो +1/2 होगा, तो दूसरा -1/2 होगा, तो हम यहीं पे इनको डिवाइड कर देते हैं, तो 1 हो गया। 6 को आप डिवाइड कर दो 2 से तो 3 मिल जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड कर दो तो 5 मिल जाएगा, और 14 को 2 से डिवाइड कर दो तो 7 मिल जाएगा। बस अब आप इन सबको ऐड कर दो, 1 + 3 + 5 + 7, सो 7 और 5 तो कितना हो गया, 12 13 14 15 और 16, यानी कि 16 आपके ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि -1/2 या फिर आप कह दो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में स्पिन कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया लॉजिकली, आप लोग देखो स्टेप बाय स्टेप अगर जाओ तो। बट ये कभी कभी टाइम टेकिंग हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हो कि कोई भी जो आपकी सबशेल होती है, कोई भी जो आपकी शेल होती है, एन किसको रिप्रेजेंट करता है, शेल, तो यहाँ पे शेल हमें दे रखी है 4th, तो आप क्या करोगे, उस 4th शेल के लिए एक फॉर्मूला यूज करोगे n²। ठीक है, ये बताता है कि उस शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है 4 इंटू 4 तो कितना हो गया, 4 4 आपका आ गया 16।
राइट। तो ये आपको बेसिकली अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और शेल के अंदर बताता है, वेरी सॉरी 2n², ठीक है। तो फोर्थ शेल के अंदर मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो 2n² तो आपका कितना हो गया, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि हो गया 32। बट क्योंकि हम लोग देख रहे हैं दिस इज 2, राइट, तो ये हो जाएगा आपका टोटल कितना आ जाएगा 32। तो क्योंकि यहाँ पे आधे ही इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनके अंदर आधे आधे ही इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनके अंदर क्या है, -1/2 स्टेट है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। सो दिस कम्स आउट टू बी एज 16, ठीक है। यानी कि आप चाहे तो उसको n² करके लिख सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप 2n² जो एक्चुअल फॉर्मूला है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स के लिए, आप उसी को ध्यान रखो और उसको फिर बाद में जाके 2 से डिवाइड करो, ताकि आपको बहुत सारी चीजें अलग अलग से याद करने की जरूरत ना पड़े। और वैसे लॉजिकली मैं आपको बता चुकी हूँ, दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो डू, आपको फॉर्मूला इवन याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 67 फ्रॉम द एक्सरसाइज एनसीईआरटी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और यही से क्वेश्चन के साथ में अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।